Hello. Yes. Let's start with the first topic. Potential energy of dipole, magnetic dipole, right? Magnetic dipole moment kept in magnetic field B. ओके, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रखते हैं तो वो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने के कारण वो रोटेट होता है विथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो जब भी टॉर्क लगता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है तो क्या होता है भाई, वर्क डन होता है। ओके, बट यहाँ पे हमें पता है, और जो भी वर्क डन होगा वो कहाँ किस फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी। हमने सेम कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए करके आए हैं। लॉजिक कंसेप्ट सेम टू सेम रहेंगे, सिर्फ फॉर्मूला बदलेगा। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे जो थीटा टाउ है, इट इज़ डिपेंड्स ऑन व्हाट, थीटा। हम टाउ का फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था, एम बी साइन थीटा। दैट्स मीन ये थीटा बदलेगा, टाउ बदलेगा। दैट्स मीन हम यहाँ पे वर्क डन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वी हैव टू डू इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा। डन है। सो यहाँ पे टाउ की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, कितनी होगी भाई, एम बी साइन थीटा डी थीटा, कोई प्रॉब्लम। और ये जो भी वर्क डन होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा भाई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन में कौन आएगा, साइन थीटा डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन भाई माइनस कॉस, तो दिस इज माइनस एम बी कॉस थीटा। और ये अपना क्या आ गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ए बी कॉस थीटा होता है तो लिखते हैं ए डॉट बी, एम बी कॉस थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, माइनस एम डॉट बी। और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का वेक्टर फॉर्म। सेम टू सेम टास्क, सेम टू सेम फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए देखा था कि क्या आया था, माइनस पी डॉट ई आया था, कोई प्रॉब्लम। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। उसके ऊपर भी टॉर्क लगता था, याद है आपको, वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता था, पी ई साइन थीटा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उनके बीच में एनालॉगी दिख रही है हमें। जहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड थी वहाँ पे क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क में भी एनालॉगी दिखी, पोटेंशियल एनर्जी में भी एनालॉगी देखी। और हमने लास्ट टाइम क्या डिराइव किया था, फील्ड ड्यू टू मोमेंट, राइट। तो फील्ड ड्यू टू मोमेंट में भी एनालॉगी थी। चलो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम। आगे के टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है गाइस, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये भी सेम एज इट इज़ हम वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको अगर याद हो तो आपने ऐसा लिखा था, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट एरिया वेक्टर ए, राइट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिखेंगे, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। कोई दिक्कत वाली बात, ये कब, जब बी कांस्टेंट हो। अगर बी कांस्टेंट ना हो और बदल रहा हो तो फाई बी कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। कोई प्रॉब्लम। दिस इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अगर आप इसके ऐसा यूनिट की बात करने जाए, वैसे वहाँ पे भी ऐसा यूनिट डिस्कस किया था, इसका ऐसा यूनिट अगर फ्लक्स का डिस्कस करने जाओगे तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला एंड एरिया का मीटर स्क्वायर। डन है। और इस टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को एक दूसरा नाम भी दिया गया है कि 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इज इट इज कंसिडर एज अ 1 वेबर। डी नॉट ऐसे करेंगे डब्ल्यू बी और बोलेंगे क्या, 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, वेबर इज व्हाट, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई दिक्कत वाली बात, याद रहेगा ये, कभी कभी आपको पूछ लेंगे, गिव्स द डायमेंशन ऑफ वेबर। अब वेबर क्या है वो ही नहीं पता सर, वेफर पता है हमें तो बालाजी की खाते हैं,
ये वेबर कौन है? तो हमें पता होना चाहिए, वेबर इज व्हाट, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड बी का भी डायमेंशन फॉर्मूला पूछते हैं। ओके, बी का पता होगा तो वेबर का पता आराम से चल जाएगा। डन है गाइस। चलो तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अगर ये वेक्टर फॉर्म है उसको अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। डन है, कोई डाउट? चलो तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है गॉस थियरम। गॉस थियरम फॉर मैग्नेटोस्टैटिक। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गॉस थियरम हमने सीखा था, एक बार याद कर लो क्या था वो। तो वो ये बता रहा था कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर सरफेस ए इज व्हाट, तो 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन इट, है ना। यहाँ पे Q क्या लिख सकते थे, Q एनक्लोज, राइट। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे गॉस ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें गॉस थ्योरम दिया था और वो क्या बताता था कि भाई चार्ज है, क्या, चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी सारी बातें की थी हमने। अब सेम टू सेम थ्योरम गॉस ने मैग्नेटोस्टैटिक के लिए दिया और वो क्या था, ओके यहाँ पे एस लिखना चाहिए। तो वो था क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो। ये क्या होगा भाई, ज़ीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड का आप क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करने जाओगे तो वो कितना देगा आपको आंसर, ज़ीरो देगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि कैसे ज़ीरो होता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। हम अपने एक बार मैग्नेट कंसीडर कर लेते हैं। चलो, दिस इज माय बार मैग्नेट, बरोबर। और उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ लाइक दिस। यहाँ से ये फील्ड बाहर निकलेगी और यहाँ से ये एंटर करेगी। सपोज कर लो यहाँ पे कौन सा पोल है भाई, नॉर्थ। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं हियर इज नॉर्थ पोल और यहाँ पे कौन सा, साउथ। तो हम देख सकते हैं आउटसाइड द मैग्नेट, भाई कलर चेंज हो गया, चलो फिर से। हम देख सकते हैं कि आउटसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ एंड गोज टूवर्ड्स द साउथ, बरोबर। और साउथ पे फिर इनसाइड द मैग्नेट देखने जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, साउथ से लेके नॉर्थ। और हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप, तो ये कंटिन्यूअस बन रही है, बरोबर। अब हमें पता है कि भाई गॉस थ्योरम यूज़ करना हो तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, एक क्लोज्ड सरफेस। तो चलो एक क्लोज्ड सरफेस कोई भी शेप की एक कंसीडर कर सकते हैं अपने। जैसे आपने ये भी देखा था कि जो ये जो क्लोज सरफेस है वो कोई भी शेप की चलती है ना। वहाँ पे हमने सारे रूल्स रेगुलेशन डिस्कस किए थे। चलो तो यहाँ पे मैं एक क्लोज सरफेस डिस्कस कर लेता हूँ। चलो डन है, ये ग्रीन कलर दिख रहा है भाई सबको। तो हियर इज माय क्लोज्ड सरफेस। चलो अब यहाँ पे हम दो पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा भाई, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर होगा। मतलब एरिया वेक्टर यहाँ पे ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है भाई, ऊपर है। मतलब दोनों कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो उसका फॉर्मूला क्या है, बी डॉट ए। अगर एंगल दोनों सेम साइड है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी आएगा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। डन है। और सेम टू सेम अगर हम यहाँ देखने जाए तो यहाँ एरिया वेक्टर कहाँ होगा भाई, नीचे। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है भाई, ऊपर। तो यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करने जाएंगे तो बी डॉट ए ही होगा, बट लेकिन वो फ्लक्स कैसा आएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव बी ए और ये कैसा आएगा, नेगेटिव बी ए। तो हम नेट, ओके हम एक ही फील्ड कंसीडर किया है, बाकी सारी फील्ड के साथ यही कहानी होगी। तो हम देख सकते हैं कि नेट अगर फ्लक्स निकालने जाए भाई तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो।
और फ्लक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्लोज सरफेस से क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए क्या होता है? क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स, और वो हमें ऑलवेज क्या मिलेगा? ज़ीरो। दिस इज गॉस थियरम फॉर अ मैग्नेटोस्टैटिक। गॉस थियरम का, ये गॉस थियरम आपको क्या बताना चाहता है? अगर क्वेश्चन पूछूं कि गॉस थियरम ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, ये मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट है, वो कुछ बताना चाहता है आपको, और वो क्या बता रहा है? तो वो ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप। इसका प्रूफ है ये। कोई बोले कि भाई कैसे ये क्लोज्ड लूप बनाता है ना? तो मैथमेटिक्स में अगर बताना हो तो मैं क्या बताऊंगा? ये बताऊंगा। तो फिजिसिस्ट लोग इसको देखकर क्या समझ जाएंगे कि ये फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस क्लोज्ड है। आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम सरफेस ड्रॉ करते थे तो वो ज़ीरो नहीं होता था। देखना है एक बार कैसे नहीं होता है। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, यहाँ पे भी एक ही फील्ड बताता हूँ, राइट? में दिस इज माइनस। प्लस से फील्ड कहाँ आएगी भाई? माइनस में। और यहाँ से प्लस से फील्ड बाहर जाएगी, यहाँ से घूमेगी और यहाँ पे कहाँ आएगी? माइनस में। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बरोबर। आउटसाइड क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इनसाइड कहाँ है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक क्लोज सरफेस सेम टू सेम हम यहाँ पे भी कंसीडर कर लेते हैं। चलो डन है भाई, हमने यहाँ पे क्लोज सरफेस रख दिए। चलो अब यहाँ पे हम एरिया वेक्टर कंसीडर करने जाएंगे, कहाँ आएगा? यहाँ पे। और मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ आएगी? यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा अपना? पॉजिटिव ई ए। और यहाँ नीचे अगर देखने जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है भाई? और एरिया वेक्टर भी कहाँ है? नीचे। सो यहाँ पे ये ई ये ए। तो यहाँ पे भी फ्लक्स अगर देखने जाएंगे तो इट विल अगेन पॉजिटिव। तो अगर नेट फ्लक्स अगर निकालने जाएंगे भी इस केस में तो ये ज़ीरो नहीं होगा। जो भी आता हो, हम वैल्यू से हमें लेना देना नहीं है, लेकिन हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि भाई यहाँ दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम, यहाँ सेम, इसके कारण ये ज़ीरो नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे हमें नेट फ्लक्स मिलेगा, और वो कितना मिलेगा? तो चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस 1 अपॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। डन है ये। ओके, गॉस थियरम से आप एक बात और भी समझ सकते हैं कि ये क्या बताना चाहता है। ये इस बात का भी प्रूफ दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस नहीं है, ये टर्मिनेटिंग लाइन है। देखो प्लस से निकलती है और माइनस में पूरी हो जाती है ना? ये प्लस से निकल के माइनस में ऐसे एक नई लाइन निकली है कंटिन्यूअस। ऐसे देखने जाओ तो ऐसा लगेगा सर ये भी ऐसे पूरा है, वो भी पूरा है, लेकिन डायरेक्शंस मैटर। ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है, ये राउंड कंप्लीट करता नहीं है। तो डिफरेंस समझ में आ गया भाई अपने को अच्छे से? जा सकते हैं आगे? चलो तो अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है गाइस, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। सर सब कुछ सेम टू सेम पढ़ा रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसी सारी बातें की थी, यहाँ पे भी कर रहे हैं भाई। रिलेटिव परमिएबिलिटी डिनोटेड बाय म्यू आर। जैसे आपने क्या सीखा था भाई? परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या था? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे भी वही होगा भाई। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज व्हाट? सो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई दिक्कत? सो म्यू आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू एम डिवाइड बाय म्यू नॉट। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम मीडियम का परमिएबिलिटी क्या लिख सकते हैं? म्यू आर को अगर ओके म्यू नॉट को सामने भेजे तो इट इज म्यू नॉट इनटू, सो दिस इज अ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ओके, कोई दिक्कत वाली बात? याद रहे, बहुत छोटी मोटी बातें भाई। कैसी बातें छोटी? या इसको वहां ले गया भाई। चलो अब दूसरी बात करते हैं, सोलेनॉइड।
भाई सोलेनॉइड के बारे में हम लास्ट वाले चैप्टर में बहुत सारी बातें करके आए हैं, और हमने सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, कहाँ पे, उसके एक्सियल लाइन पे। और वो मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस में थी। उसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी भाई? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने निकाला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इसको मैं फ्री स्पेस की मैग्नेटिक फील्ड B नॉट लिख सकता हूँ। ओके, सोलेनॉइड कैसा होता है भाई? सोलेनॉइड ऐसा होता है, कोई दिक्कत वाली बात? तो उसके एक्सियल लाइन पे, मतलब यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। कोई दिक्कत? ये वाले लाइन पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, और कितनी आई थी? म्यू नॉट एन आई। अब इस सोलेनॉइड के अंदर हम कोई मटेरियल फिल कर देते हैं, मतलब मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं। मटेरियल रखना मतलब कोई मीडियम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना। तो मान लो हमने यहाँ पूरे में वो एक मीडियम भर दिया, अंदर जो स्पेस था वहाँ पे। और ये जो हमने मीडियम फिल किया है उसका कुछ परमिएबिलिटी होगा, और सपोज करते हैं उसकी परमिएबिलिटी क्या है भाई? म्यू एम। क्या है? म्यू एम। तो अब यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी भाई, सोलेनॉइड के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना, बी ही लिखता हूँ सिर्फ, तो वो बी क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे फ्री स्पेस के लिए म्यू नॉट था, तो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? म्यू एम टाइम्स एन आई। कोई दिक्कत वाली बात? अब म्यू एम की जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। चलो तो लिख देते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर इंटू एन आई। तो इस हिसाब से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं जब सोलेनॉइड के अंदर हमने कोई मटेरियल रख दिया है। कोई दिक्कत? अब हम हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मटेरियल मैग्नेटिज्म। लेट्स स्टार्ट। मटेरियल मैग्नेटिज्म। चलो तो यहाँ पे बहुत सारे नए टर्म्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे। हर एक टर्म्स का एक अलग मीनिंग है, एक अलग भावनाएं है, उससे हमें समझना पड़ेगा उसके नाम के साथ। चलो पहले से कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन वो अपने आप नहीं बनती है, उसको बनाने वाला कोई चाहिए। और वो बनाने वाला कौन है भाई? करंट है ना? क्या है? करंट। हाँ, अगर करंट आई फ्लो होगा तो वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सही बात है कि गलत है ना? अगर आपके और मेरे रिस्पेक्ट में बात करने चाहूँ, आप पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ते हो, आपको पढ़ाने वाला कोई चाहिए, जैसे कि मैं, कि आज ये करके ही लाना है, कल इतना होमवर्क करना ही है, कल इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही है। तो मैं एक क्या हुआ, आपको प्रेरित कर रहा हूँ और आप हो रहे हो। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो उसको बनाने वाला कोई करंट है, और उसके कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो ये दो अलग चीजें हैं, एक बनाने वाला और एक बनने वाला, है ना? और ऐसा हर जगह होता है भाई। सो हमें पता है कि भाई अगर एक सिंगल सर्कुलर रिंग हो तो करंट कितना होता है? आई। तो हमने बात की थी सोलेनॉइड के अंदर अगर यूनिट लेंथ में कितना करंट फ्लो होगा? एन आई, है ना? सपोज करते हैं चलो कि मान लो ये एक सिंगल रिंग है, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा भाई? आई, बरोबर। लेकिन अगर उसके यूनिट लेंथ में या तो उसके अंदर एन टर्न्स है तो टोटल करंट कितना फ्लो होगा? एन आई। अब ये करंट के कारण यहाँ पे क्या बनेगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बरोबर। अब सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे आपको 100% नॉलेज देता हूँ, तो आप दूसरे दिन कितना नॉलेज वापस लेकर आते हो? 60%, 70%। कोई कोई होता है वो 99% लेकर आता है, कोई 50 लेकर आएगा, कोई लगा कि सर मैं तो सो गया था, कुछ नहीं आता। तो अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं ना भाई। मैं सोलेनॉइड और आप मटेरियल, है ना? यहाँ आप बैठे हो तो अलग अलग टाइप का नहीं होता है। तो वैसे ही ये बना कितना रहा है? ये एन आई करंट यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो उसके कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो यहाँ आते 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 क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। तो बनाने वाली मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाली फील्ड को हमने एक नाम दिया, उसको हम नाम देंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या नाम देंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय H। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन होता है? करंट I। अगर N टर्न्स हो तो नेट करंट कितना होगा भाई? Ni। डन है। सो दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कारण ओके इसको मैं H बोल दूं भाई, तो H इज इक्वल टू Ni। उसके कारण सोलेनॉइड के सेंटर पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती है B0। तो ये फील्ड यहाँ पे आते आते अगर अंदर कुछ नहीं है तो क्या होगा भाई? फ्री स्पेस μ0। तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड यहाँ आते आते क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितने टाइम्स कम हो जाएगी? μ0 टाइम्स कम हो जाएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड ब्रैकेट में H इज इक्वल टू Ni। इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी बनेगी? तो B0 इज इक्वल टू μ0 टाइम्स Ni। मतलब Ni का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा? μ0 टाइम्स कम हो जाएगा। μ0 की वैल्यू पता है क्या है? 4 पाई 10 टू द पावर माइनस, मतलब 10 टू द पावर -7 टाइम्स ये कम हो जाएगा। ऐसा समझ में आ सकता है अपने को। तो यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल गई। अब दूसरी बात, जैसे ही हमने लास्ट टाइम किया था, सोलेनॉइड लिया, फिर उसके अंदर क्या डाला? मटेरियल, बरोबर। अब गाइस समझो, कोई भी मटेरियल होता है, हमें पता है कि मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगी। तो एटम के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, एटम जुड़ के क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनेगा? पूरा मटेरियल। और मटेरियल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? तो भाई 10 टू द पावर 23, 25, 28 ऑर्डर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बरोबर। तो इतने सारे क्या होंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कोई कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, मतलब बाहर निकलता है, कोई नहीं निकलता है, और कोई कुछ करने पे निकालता है। तो हम इस सारे मटेरियल्स को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं भाई, कि कौन सा मटेरियल क्या शो करेगा। तो देखो, कोई भी मटेरियल को मान लेते हैं, चलो एक सिंपल सा केस समझते हैं कि मान लेते हैं ये मेरा एक मटेरियल है और यहाँ पे ये मेरे पास एक मैग्नेट है। अब इस मटेरियल को मैग्नेट बनाना हो ना, तो उसको मैग्नेट बनाने वाली कोई फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? फील्ड। तो ये मटेरियल तो है ही है। अब यहाँ से मैं एक मैग्नेट लेकर आया, तो ये अपने साथ क्या लेकर आएगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसके अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। कैसे करेगा? तो ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो इनिशियली ये जो हमारा मटेरियल है उसके डाइपोल मोमेंट कैसे है भाई? एक का ऐसा है तो दूसरे का कैसा है? ऐसा। एक का ऐसा है तो दूसरे का कैसा है? ऐसा। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या है भाई? अभी नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट नहीं दे रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड लेकर आया। मान लो ये पॉइंटेड वाला पार्ट है वो नॉर्थ पोल बता रहा है और ये वाला पोल कौन सा बता रहा है? साउथ। तो अब मैं इसको ऐसे नीचे से लाया, नीचे से यहाँ ला रहा हूँ और ऐसे घिस के कहाँ ले जा रहा हूँ? ऊपर। ये रही मेरी प्रोसेस। डन है। अब इसको थोड़ा स्लो मोशन करके देखते हैं। अब जैसे ही मैं इसको नीचे लाऊंगा तो इसका कौन सा पोल आ रहा है भाई? नॉर्थ। तो अगर यहाँ नॉर्थ है तो ये वाली फील्ड यहाँ किसको बुलाना ट्राई करेगी? साउथ को। तो हाँ, इस डाइपोल मोमेंट के सारे साउथ यहाँ अलाइन हो जाएंगे और फिर ये ऊपर ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे। यहाँ कौन सा पोल आएगा? तो इससे दूर जाते टाइम यहाँ साउथ है, तो ये वाला साउथ यहाँ किस कौन से डाइपोल मोमेंट को प्रोड्यूस करेगा? नॉर्थ। तो हम देखते बार बार हम करते जा रहे हैं, बार बार हम करते जा रहे थे। यहाँ कौन इकट्ठा हो रहा है? नॉर्थ। और यहाँ कौन इकट्ठा हो रहा है? साउथ। बात समझ में आ रही है? और फिर हमने इसको यहाँ रख दिया। अब इस पे बहुत सारे नॉर्थ ऊपर आ गए हैं, बहुत सारे साउथ नीचे आ गए हैं। मतलब इस मटेरियल के पास कुछ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया है। क्या बोल सकते हैं? इस मटेरियल के पास कुछ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया है। इसको हम बोलते हैं
इसको हमें मेजर करना है। इसको हम क्या करना चाहते हैं भाई, वी वांट टू मेजर दिस नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मटेरियल तो भाई अलग अलग शेप एंड साइज का होता है, तो मुझे नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्टैंडर्डाइज कैलकुलेट करना है, तो मुझे एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम ऐसा डिसाइड करते हैं कि लेट्स कैलकुलेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या डिसाइड कर लेते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपके सामने मैं दो मटेरियल रखता हूँ, मान लो ये अपना मटेरियल ए है और ये मटेरियल अपना बी है, कोई प्रॉब्लम। इसको मैंने मैग्नेटाइज किया और हमें यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट मिला, कितना मिला, मान लेते हैं भाई 100। लेकिन इसका वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम मान लेते हैं इसका 2 था। इसको भी मैंने मैग्नेटाइज किया और मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिला यहाँ पे 200। लेकिन मान लो इसका वॉल्यूम कितना था भाई, इसका वॉल्यूम 10 जितना था। डन है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखने जाए तो उसके पास 100 है, उसके पास 200 है, तो ज़्यादा किसके पास है, उसके पास है। तो क्या ऐसा होगा उसके पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, ना भाई, उसका वॉल्यूम भी बड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉमन आंसर लाने के लिए हमें क्या फाइंड करना चाहिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करना चाहिए। तो यहाँ से एक नया टर्म्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। कौन सा टर्म, सो सेकंड टर्म मैग्नेटाइजेशन। उसको हम किससे डिनोट करेंगे गाइस, एम से। वो क्या होता है, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, बरोबर। मान लेते हैं कि V जितना वॉल्यूम था, कितना V वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुए M, टोटल M नेट जितने क्रिएट हुए। तो यूनिट में क्वेश्चन मार्क, तो यूनिट में जितने डाइपोल मोमेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल M। तो यहाँ से मैग्नेटाइजेशन M कैन बी रिटन एज नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M नेट डिवाइड बाय इट्स वॉल्यूम। कोई दिक्कत वाली बात भाई, बरोबर। अब हम इसके अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं, इसका भाई उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना था भाई, M नेट 100, और इसका M नेट कितना था भाई। तो यहाँ पे इसका मैग्नेटाइजेशन M कितना होगा भाई, MA। तो 100 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 50, और इसका कितना होगा भाई, तो 200 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन किसका ज़्यादा हुआ, ए वाले का, मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। डन है, डन है। अब मैग्नेटाइजेशन अगर अपने को समझ में आ गया, तो नेक्स्ट जो टर्म हम समझना चाहते हैं वो है हमारा टर्म्स नंबर 3, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जिसको हम डिनोट करेंगे काई से। किससे डिनोट करेंगे, इट इज अ ग्रीक लेटर प्रोनाउंस एज अ काई, बरोबर। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, तो हम देखते हैं कि भाई ये देखो, हम इसको मैग्नेटाइजेशन M दिया, कैसे दिया, H दे देकर। तो जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज्यादा होगी उतना मैग्नेटाइजेशन क्या होगा भाई, ज्यादा होगा ना। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। जितना मैं आपको ज़्यादा पढ़ाता रहूँगा, लंबे लंबे लेक्चर रोज 3-3 घंटा प्रैक्टिस करवाऊँगा, उतना रिजल्ट क्या होगा भाई, ज़्यादा। ये तो कॉमन बात थी सर, ये रिसर्च तो मैं भी कर लेता। चलो कोई बात नहीं, हो गया है, कुछ नया करना। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या था भाई, तो मैग्नेटाइजेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। एज मोर इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मोर इज द मैग्नेटाइजेशन। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो बीच में क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट हम क्या रखेंगे भाई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई इंटू एच। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे काई बी लिखते हैं, क्योंकि एक ऐसी दूसरी भी ससेप्टिबिलिटी सीख कर आए थे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई ई। क्या था, डाइपोल मोमेंट है ना, नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड इन अ मटेरियल एक्सपोज इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना।
सेम एज इट इज यह भी ऐसी ही बात है। अगर यहाँ से अगर आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन करना है तो वो क्या हो जाएगा भाई, m डिवाइड बाय h, मतलब नेट मैग्नेटाइजेशन, या तो सिंपल आप m को खोलने जाओ तो वो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और इन जनरल बात करने जाए तो सिर्फ मैग्नेटाइजेशन। तो लिख सकते हैं मैग्नेटाइजेशन डेवलप व्हेन मटेरियल इज एक्सपोज टू अ यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। चलो लिख देता हूँ, मैग्नेटाइजेशन m developed in material when it is exposed to a unit मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बरोबर, यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक्सपोज करने से जितना मैग्नेटाइजेशन होगा वही क्या होगा, काई। मतलब यहाँ पे अगर एच की वैल्यू अगर आप क्या रख दो 1, यूनिट मतलब क्या लेना है 1, तो काई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। दैट्स मीन इट इज व्हाट, बेसिकली मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन व्हेन मटेरियल इज एक्सपोज टू अ यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कोई दिक्कत? यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने आपको दो मटेरियल दिए हैं, एक ए है और एक बी है, ए वाले मटेरियल का काई की वैल्यू हमें मिली 50 और बी की मिली 20, तो बोलो किसका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा, इसका। क्यों भाई, इसको यूनिट देने से 50 जितना मैग्नेटाइजेशन हो गया और उसका 20 जितना हुआ। तो कोई हर एक मटेरियल का काई क्या होता है, डिफाइन होता है, और उस मटेरियल के काई को देखकर हम समझ जाएंगे कि ये कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा और या तो कितना नहीं करेगा। मतलब आपके मन में क्वेश्चन था कि सर कॉपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, आयरन करता है, ये ऐसे सारे क्वेश्चन थे। उसके क्वेश्चन के आंसर यहाँ से हम देंगे कि भाई हर एक मटेरियल का हम क्या डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, उसको देखेंगे, उसकी जो वैल्यू है उससे हमें उस मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आ जाएगा। करे कार्यक्रम स्टार्ट। चलो तो अब हमने यहाँ पे ये मटेरियल जो हमने एच जितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के साथ एक्सपोज करवाया, बरोबर, उसके अंदर क्या क्रिएट हो गया, डाइपोल मोमेंट। मतलब ये भी क्या बनाएगा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब हमने इसको छोड़ दिया, ये जो मटेरियल है अब उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है भाई, है कि नहीं है, हाँ या ना। चलो तो हमने हमारे कार्यक्रम में कैसा काम किया था, तो हमने आगे ही देखा था, हमने एक सोलेनॉइड लिया था गाइस, याद है, और उस सोलेनॉइड के अंदर हमने क्या रख दिया था, हमारे मटेरियल को हमने अंदर रख दिया था। सो दिस इज माय सोलेनॉइड, और उस सोलेनॉइड के अंदर हमने पूरा जो स्पेस था, फ्री स्पेस था, उसकी जगह अब क्या रख दिया था, मटेरियल जिसका परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या थी, म्यू एम। अब ये सोलेनॉइड उसको क्या दे रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, और उसके कारण उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटाइजेशन एम। तो उस मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन के कारण मटेरियल का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा भाई, और वो मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सो इट इज म्यू नॉट टाइम्स एम। क्या होगा भाई, ये म्यू नॉट टाइम्स एम। मटेरियल अगर एम मैग्नेटाइजेशन एम हो तो मैग्नेटाइजेशन तो एम है, लेकिन उसके कारण फील्ड कितनी बनेगी, म्यू नॉट टाइम्स एम। जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितनी थी, एन आई, लेकिन उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी, म्यू नॉट टाइम्स एन आई। वैसे मैग्नेटाइजेशन क्या है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एन आई क्या था, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बात समझ रहे हैं अपने, एन आई क्या था, अपना सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी बनी थी, म्यू नॉट टाइम्स एच। वैसे ही मैग्नेटाइजेशन क्या है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण मटेरियल से बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट टाइम्स एम। डन है गाइस। चलो तो ये हुआ हमारा बी एम, मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड, एंड सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हैं। ये क्या था, सोलेनॉइड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, तो सोलेनॉइड के अंदर जो करंट फ्लो रहा है उसके कारण है। ओके, यहाँ पे हमने लिखा था बी नॉट इज म्यू नॉट एन आई। अब एन आई क्या है हमारा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच,
तो हम इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं गाइज कि बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एच। कोई किसी को दिक्कत ना हो तो लिख सकते हैं ऐसे। हाँ लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हम यहाँ कर सकते हैं कि एच इज इक्वल टू क्या कंसीडर किया हमने, एन आई। तो ये इक्वेशन नंबर 1, दैट्स मीन सोलेनॉइड के अंदर जो करंट फ्लो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने फील्ड के अंदर हमने मटेरियल रखा और उसके कारण मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड बी एम। तो उसके कारण जो सोलेनॉइड के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा भाई, तो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा उसको मैं बी नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? और वो कितना होगा? तो बी नॉट प्लस बी एम। कोई दिक्कत वाली बात? अब बी नॉट क्या था हमारा, तो वो हम अभी लिख कर आए, क्या था? म्यू नॉट टाइम्स एच। एंड बी एम कितना है? तो म्यू नॉट टाइम्स एम। डन है। दोनों से म्यू नॉट क्या निकल सकता है भाई? कॉमन। तो यहाँ पे म्यू नॉट निकालते हैं कॉमन, तो अंदर आएगा हमारा एच प्लस एम। डन है, एच प्लस एम। ओके गाइज, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम ऑलरेडी एक खास चीज डिफाइन करके आए हैं कि एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कैन आई राइट डाउन लाइक दिस? चलो तो लिखते हैं यहाँ पे। हियर वी नो कि दिस एम कैन बी रिटन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच। रख दे इसके अंदर ये। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं अपने। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज म्यू नॉट, एच तो था ही था, और एम की जगह लिख सकते हैं काई इंटू एच। कोई दिक्कत वाली बात? डन है ये। चलो तो यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई? एच कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? म्यू नॉट। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस काई इंटू एच। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इन जनरल म्यू नॉट। वो कैसे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, म्यू नॉट को पीछे लिख देते हैं। 1 प्लस काई म्यू नॉट इंटू एच। ये क्या मिल गया भाई? नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड व्हेन मटेरियल इज प्लेस्ड। डन है। अब हम ओके, ये हमारी एक पूरी नई थियरी बनी मैग्नेटिक फील्ड निकालने की, जिसमें हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया। वो क्या है? तो वो है काई, है ना? मटेरियल की प्रॉपर्टी ऐड की, और ये एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। डन है। अब हम सेम टू सेम ये वाला टास्क, अगर हमने ये सब नहीं सीखा होता तो ये वाला टास्क हम कैसे करते भाई? ऐसे करते। और ये भी क्या है? वही मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है। ये भी मटेरियल को जब सोलेनॉइड के अंदर रख देंगे तब मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है, और वो भी है। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते कि एन आई हम सीख कर आए। एन आई क्या है भाई अभी हमारे लिए? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इस इक्वेशन को नेट मैग्नेटिक फील्ड विथ मटेरियल को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर इंटू एच। कोई प्रॉब्लम भाई? इसको इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ बी। चलो तो सो ये है हमारा करंट इक्वेशन, एंड आई एम ऑल्सो राइट डाउन इक्वेशन नंबर बी। बी है हमारा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, ओके इसको आगे पीछे लिख देता हूँ, म्यू आर इंटू म्यू नॉट टाइम्स एच। और ये दोनों क्या बता रहे हैं भाई? सेम मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स मीन हम ये वाले इक्वेशन को अगर 3 नाम दूं और इसको बी नाम दूं, तो हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन नंबर 3 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर बी, ऐसा लिख सकते हैं। 3 है हमारा 1 प्लस काई इंटू म्यू नॉट टाइम्स एच इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच। क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई? तो ये म्यू नॉट कैंसिल, एच कैंसिल। तो यहाँ से हमें म्यू आर की वैल्यू मिलेगी गाइस। वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप। म्यू आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस काई। तो यहाँ से लास्ट स्टेप, काई इज इक्वल टू क्या होगा भाई? This chi magnetic susceptibility chi can be written as mu r minus 1. डन है।
अब यहाँ से मटेरियल का डिफरेंस हम निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से सारी गेम शुरू होती है, यहाँ से गेम शुरू होगी। अभी करे कार्यक्रम स्टार्ट। अब फिजिक्स खत्म, क्या जाएगा? मैथ्स। कौन से स्टैंडर्ड का? 9th 10th। आ जाओ। यहाँ पे पहले हम लिखते हैं, चलो टेबल बना लेते हैं भाई। थ्री कॉलम बनाएंगे भाई। यहाँ पे हम लिखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, डिनोटेड एज अ काई। यहाँ पे हम लिखते हैं यस रिलेटिव। ओके, पहले रिलेटिव परमिएबिलिटी ले लेते हैं, है ना, वो इजी रहेगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई, एंड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। चलो भाई मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। म्यू आर की कौन सी वैल्यू लेंगे तो काई नेगेटिव आएगा? ये तो फंक्शन का आपका प्रॉब्लम हुआ है ना। म्यू आर की कौन सी वैल्यू के लिए काई नेगेटिव होगा? तो सर देखो, 0 लेंगे या 0 से बड़ा होगा म्यू आर, या 1 से क्या होगा, मतलब 0 to 1 की सारी वैल्यू के लिए काई की वैल्यू क्या आएगी भाई? नेगेटिव आएगी। कोई दिक्कत वाली बात है? समझ में आ रही है ना बात? ये यहाँ पे रखकर देखो 0.5 तो क्या आएगा? -0.5। 0.2 रखोगे तो -0.8। इन शॉर्ट ये वाली रेंज के लिए काई कैसा आ रहा है भाई? नेगेटिव। याद रख सकते हैं। चलो काई की भी रेंज निकाल देते हैं। अगर म्यू आर 0 हो तो काई क्या होगा भाई? -1। और यहाँ पे काई और म्यू आर 1 हो तो ये कितना होगा? मतलब काई देखो 0 से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव, लेकिन -1 से बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नेगेटिव होगा नहीं। और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी भाई, म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1। अब म्यू आर क्या होता है भाई? चलो थोड़ा वो भी देख लीजिए। म्यू आर होता है मीडियम का परमिएबिलिटी डिवाइड बाय फ्री स्पेस। गलती कर दी, मीडियम परमिएबिलिटी डिवाइड बाय फ्री स्पेस म्यू नॉट। डन है। अब ये रेशियो लेस देन 1 आ रहा है, मतलब क्या है? म्यू एम की वैल्यू म्यू नॉट से क्या होगी? छोटी होगी। दैट्स मीन हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिस मीडियम परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज लेस देन म्यू नॉट। कोई दिक्कत वाली बात? ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं कि अब रिलेटिव परमिएबिलिटी की कौन सी वैल्यू ले जिससे ये पॉजिटिव आए, लेकिन बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर ना आए, छोटा से छोटा। तो अपने को दिख सकता है कि सर ये 1 से बड़ा ही लेना चाहिए और 2 3 या 4 से छोटा लेना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इन जनरल कि अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी है भाई, है ना, म्यू आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेकिन कोई पॉजिटिव नंबर बोल सकते हैं। क्या बोले अपने उस नंबर को? क्या नाम दूं? इस नंबर को ए नाम दे दूं भाई, ए। यहाँ पे लिख देते हैं ए इज व्हाट? ए इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, है ना। वो कुछ भी हो सकता है भाई, 1.5 1.9 2 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं लेना देना। तो 1 से बड़ा, ए से छोटा होगा। तो इस सारे नंबरों के लिए काई की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। ये तो फिक्स हो गया कि काई की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे? पॉजिटिव। लेकिन वो पॉजिटिव का नंबर कहाँ जाके गिरेगा, अगर वो देखना हो तो लिख सकते हैं अपने। म्यू आर की जगह क्या रख देते हैं? 1। 1 रखेंगे तो क्या आएगा भाई? 0 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? काई। एंड ए रखेंगे यहाँ पे, अगर म्यू आर की वैल्यू ए रखूंगा तो काई क्या आएगा भाई? एक कम आएगा। सिंपल सी बात है, जो भी आपकी म्यू आर की वैल्यू उससे कम आएगा, दिक्कत वाली बात
नहीं है। तो हम इसको इसको ऐसा करते हैं भाई, इस वैल्यू को a+1 बोलता हूँ, है ना। तो ये क्या आ जाएगा भाई, a। ओके, ये तो लिखने के तरीके हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अपने भावना बदलनी चाहिए। हमें को समझ में आ रहा है कि ये सिस्टम क्या है, डन है। तो एक कम मतलब a हो जाएगा, अच्छा लगता है वो, a-1 अच्छा लगता नहीं है। चलो अब नीचे आते हैं। अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब म्यू एम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। दैट्स मीन वी कैन राइट डाउन म्यू एम इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो ये दो टाइप के मटेरियल हुए जो आप देख सकते हो, जीरो के लेफ्ट और जीरो के राइट घूम रहे हैं, बहुत दूर जा रहे। तो जो नेगेटिव वाले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाले मटेरियल है उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे भाई, डायामैग्नेटिक मटेरियल। जो ऐसे मटेरियल जिसकी काई की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन वो बहुत बड़ी है, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एंड अब जाते हैं थर्ड कैटेगरी, जहां पे हम बात करते हैं कि भाई मान लो म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है, बरोबर ना, वो इक्का दुक्का में अभी खेल रहे नहीं है, 1 से बहुत बड़ी। तो काई की वैल्यू क्या होगी, वो भी बड़ी आएगी भाई, लेकिन उससे एक छोटी लेकिन बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि काई अगेन इट इज हियर, काई इज अ पॉजिटिव बट इट इज ग्रेटर देन 1। और ऐसा कब हो सकता है, जब मीडियम का परमिएबिलिटी म्यू नॉट से बहुत बड़ा हो भाई। सो इट इज वी कैन राइट डाउन एज अ म्यू एम इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। अब ऐसा मटेरियल भाई बहुत कम मिलता है हमें, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक वाला मटेरियल बहुत कम मिलता है या तो। और वो मेन हीरो कौन है पहले तो वो मेन हीरो है अपना आयरन, है ना। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है, तो आयरन। आयरन को केमिस्ट्री में आप अलग से एक नाम दिए थे, क्या दिए थे, फेरस। फेरस ऐसा कुछ बोलते थे। ओके, मेरे को लेना देना नहीं है, लेकिन उसको उसी के नाम से वो मटेरियल, ऐसा मटेरियल कौन है भाई, फेरस। तो उसी के नाम से ऐसे मटेरियल को एक नाम दे दिया गया और उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे गाइस, फेरोमैग्नेटिक। अगर आपको मैग्नेट बनाना है, सुन लीजिए, अगर आपको मैग्नेट बनाना है तो कौन सा मटेरियल चाहिए, फेरोमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड देंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्रिएट होने चाहिए। तो ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गए किसके, जिसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, तभी तो वो मैग्नेट बनेगा बॉस। समझ में आ रही है बातें। तो इसी के साथ हमने 3 टाइप के मटेरियल यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और आपको उसकी काई की वैल्यू से आपको पता चल गया है कि ये 3 मटेरियल क्या क्या होंगे, कैसा होगा, बरोबर। लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में है, क्या कि सर ये काई की वैल्यू नेगेटिव है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या, पॉजिटिव 1 से थोड़ा ही बड़ा लेकिन पॉजिटिव, उसका मीनिंग क्या, और फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज्यादा है, उसका मीनिंग क्या, ऐसा तो क्या है डाइपोल मोमेंट में, कैसे उसकी अरेंजमेंट है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड देने से क्या होता है। ये सारी बातें हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।